हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द प्रेपरेशन ऑफ द कॉस्ट शीट, जो कि रेलेवेंट है यूनिट 4 नेट मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए, और उसी तरह जो कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टडी करते हैं उनके लिए भी रेलेवेंट है, नेट कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी रेलेवेंट है। और उसी तरह ये जो टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए भी रेलेवेंट है। तो आज इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट शीट को हम किस तरह से बनाते हैं, जिसको मैंने एक एग्जाम्पल के साथ जो है बताया है। और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग के अंदर जो है अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसके अंदर आपके जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं, बीबीए के स्टूडेंट हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो लेबर वेलफेयर है, सबके लिए क्या है कि मैं समय समय पर क्या है कि अपडेटेड वीडियो जो है लेके आती हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट which is designed to show the output of a particular accounting period along with the breakup of cost। तो कॉस्ट शीट के अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के जो भी हमने उसके अंदर जो चीज़ें मैन्युफैक्चर की हैं उसकी सारी कॉस्ट की डिटेल होती है कि ये हमारी प्राइम कॉस्ट है, ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट शीट के अंदर जो डाटा शो किया जाता है वो बहुत सारी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से लिया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से लिया जाता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग से लिया जाता है। तो यहाँ पे जब भी हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो इसका कोई फिक्स फॉर्म नहीं होता, इसको कॉलमनर फॉर्म के अंदर जो है वेरियस कॉलम्स बने होते हैं, जो मैं आगे जाके आपको इसका स्पेसिमेन भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो कॉलम है इस तरह से भी हो सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ द करंट पीरियड, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, पर यूनिट फॉर द प्रीसीडिंग पीरियड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट फॉर द प्रीसीडिंग पीरियड और फॉर द बजटेड पीरियड। जो भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, अगर हम करंट पीरियड की कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट और पर यूनिट होगी, अगर हम प्रीसीडिंग पीरियड की है तो वहाँ पे प्रीवियस पीरियड की होगी, अगर हमने फ्यूचर के लिए बनानी है तो वहाँ पे टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट जो है फ्यूचर की भी हो सकती है। और इसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे वो कॉस्ट शीट बना सकते हैं। ये एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट होती है, ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं होती यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे जो, क्योंकि चाहे ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं होती, बट कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो रिलेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी लेते हैं। अगर प्री डिटर्मिन रेट्स नहीं यूज़ किए जाते तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डाटा लिया जाता है। अब देखो जो कॉस्ट शीट हम बनाते हैं इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसको बताने से पहले मैं आपको इसका जो है फॉर्मेट एक बार दिखा दूं, फिर आसान हो जाता है। तो ये देखो ये एक फॉर्मेट है जिसके अंदर क्या है कि प्राइम कॉस्ट है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कॉस्ट पर यूनिट है, टोटल कॉस्ट है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इसको जो है सेग्रीगेट करके बताया हुआ है ब्रेकअप के हिसाब से, कि जैसे प्राइम कॉस्ट है उसके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है, फिर उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दो तो वर्क कॉस्ट हो जाती है, ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड कर दो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दो तो वहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट भी है, टोटल कॉस्ट भी है। तो इस तरह से क्या है कि कॉस्ट शीट जब हम बनाते हैं तो उसके नेचुरली क्या एडवांटेजेस हैं। अब हमने कॉस्ट शीट को देख लिया है, उसका स्पेसिमेन देख लिया है, तो ऑब्वियसली हमें इसके एडवांटेजेस समझने को आसानी होगी। तो यहाँ पे देखो ये टोटल कॉस्ट भी बताती है, कॉस्ट पर यूनिट भी बताती है, और यहाँ पे हम जो मैन्युफैक्चर है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट की ब्रेकअप के हिसाब से क्या होता है कि कॉस्ट शीट दिखाई जाती है, तो वो देख सकता है कि कॉस्ट जैसे कौन सी कॉस्ट एक्सीड कर रही है, किस तरह से उसने कॉस्ट को कंट्रोल करना है। और उसी तरह वेरियस जो एलिमेंट्स है उसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम सुटेबल प्रोडक्शन पॉलिसी बना सकते हैं। अब देखो जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डाटा आ जाता है तो उसके बेसिस पे हम सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हैं कि कितना मार्जिन हमने लेना है।
कौन सी कॉस्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और उसी तरह जब टेंडर सबमिट करवाने होते हैं तो वहाँ पे हमने जो है कोटेशंस भेजनी होती है, तो ये हमें एलिमेंट वाइज जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो जिसके बेसिस पे जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की डिटेल आ जाती है तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि कोटेशन भेजने में हमें आसानी हो जाती है। अब कॉस्ट शीट हम किस तरह से बनाते हैं, उसको बनाने से पहले कई चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग के अंदर जो है क्लियर होनी चाहिए। कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर कॉस्ट शीट पे क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे जो आपके पास टाइम है, अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल करना है, अगर थ्योरी आती है तो देखो कॉस्ट शीट आपने बतानी है, उसके एडवांटेजेस बताने हैं, उसके बाद आपने कॉस्ट शीट का स्पेसिफिकेशन बताना है, फिर उसी तरह से आपने बताना है कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। तो उसके अंदर आप एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में भी बता सकते हो। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, देखो कॉस्ट जो चीज़ें हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी कॉस्ट के क्या एलिमेंट्स हैं, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, अदर एक्सपेंसेस हैं। मटेरियल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लेबर को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और उसी तरह क्या है कि जो अदर एक्सपेंसेस हैं इसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। तो ये हमारी जो है इसका स्पेसिमेन है। अगर देखो जैसे डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाती है। और उसी तरह जब हम फैक्ट्री के खर्चे इसके अंदर जो है, चाहे वो फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो वो वर्क कॉस्ट हो जाती है। वर्क कॉस्ट के अंदर अगर हम ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल हो जाती है। तो अब हम जो है इसको प्राइम कॉस्ट के अंदर देखो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे जाके मैंने बताया भी है डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। और उसी तरह जब हम फैक्ट्री के खर्चे प्राइम कॉस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं तो वो वर्क और या फैक्ट्री कॉस्ट हो जाती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, वर्क कॉस्ट के अंदर जब हम ऑफिस के खर्चे डाल देते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल कॉस्ट। तो उसी तरह जो हमारी सेलिंग प्राइस है और जो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर जो डिफरेंस है, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस हमारी कॉस्ट ऑफ सेल से लेस है तो लॉस होगा। तो अब हम कॉस्ट शीट बनाने से पहले, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ डायरेक्ट है, ये चीज़ इनडायरेक्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड। वैसे इसके ऊपर मेरा एक जो है फुल फ्लेज लेक्चर भी है, वीडियो लेक्चर भी है, वो आप लोग देख सकते हो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के ऊपर। डायरेक्ट मटेरियल जो है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर है तो उसके अंदर हमें पता है कि वुड का इस्तेमाल होता है, जैसे सूट है तो उसके अंदर फाइबर जो कॉटन कपड़ा है उसका इस्तेमाल होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको हम आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में ये कंज्यूम हुआ है। जैसे ऑल रॉ मटेरियल, अगर हम बैग है तो बैग, अगर गनी जैसे जूट का बैग है तो उसके अंदर जूट इस्तेमाल हुआ है। तो जो मटेरियल हम स्पेसिफिकली कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं या उसके लिए स्पेसिफिकली परचेज़ किया जाता है तो वो भी डायरेक्ट मटेरियल होता है। जो कंपोनेंट परचेज़ किए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं, और जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होता है जिनके बिना हम उन चीज़ों को सेल नहीं कर सकते, तो वो सारे डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आ जाते हैं। और उसी तरह डायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जिसको हम कहते हैं कि ये इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगी हुई है। तो जो डायरेक्टली लगी हुई है वो भी डायरेक्ट लेबर के अंदर आती है। और उसी तरह जो हेल्प करती है, जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसकी सुपरविजन कर रही है या उसकी मेंटेनेंस कर रही है या उसकी टूल सेटिंग के ऊपर या उसकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के ऊपर लगी हुई है, तो वो भी हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट लेबर है। और उसी तरह डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस, देखो जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ किए जाते हैं, रिलेट करते हैं, तो उनको हम डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस कह देते हैं। जैसे रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, एक्साइज ड्यूटी
और उस तरह कोई स्पेसिफिक प्लांट जो है हमने उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हायर किया हुआ है। प्रोडक्ट को सेलेबल करने के लिए हमने पैकिंग किया है, पैकिंग के ऊपर खर्चा किया है, और उस तरह कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई स्पेसिफिक पैटर्न या डिज़ाइन या कोई ड्राइंग या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो है कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, तो वो सारे डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंस के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे मैंने टर्म यूज़ की थी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जिनको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब जैसे हमारा जो कैंपस है इसके अंदर 3 जो है अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स हैं। तो अगर क्या है कि जैसे पर्टिकुलर हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर क्या है कि दूसरे डिपार्टमेंट की क्लासेस भी लगती हैं और तीसरे डिपार्टमेंट की क्लासेस भी लगती हैं, पर जो उसके सफाई सेवक हैं वो सेम है। ठीक है, अगर अलग अलग हो, जैसे हमारे फर्स्ट फ्लोर पे क्या है कि अगर ए बंदा सफाई पे लगा हुआ है तो हम कह देंगे कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, बट अगर एक ही बंदा वहाँ पे सारे फ्लोर की सफाई करता है तो वो कॉमन एक्सपेंस होता है जिसको हम जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं कर सकते, तो उसके अंदर वो इनडायरेक्ट खर्चा आ जाता है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर उस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। ओवरहेड जो होते हैं एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ लिंक नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर जैसे ओवरहेड जो है मैन्युफैक्चरिंग हो सकते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको क्लासिफाई किया है कि जब हमने कॉस्ट शीट बनानी है तो हमें पता होना चाहिए कि फैक्ट्री के साथ रिलेटेड खर्चे कौन से हैं। देखो, जहाँ पे फैक्ट्री के साथ जो भी खर्चा आ जाता है वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है या वर्किंग ओवरहेड है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन and cover all that indirect expenditure incurred by the undertaking from the receipt, जब हमारे पास ऑर्डर आता है और जब हम कंप्लीट उसको मैन्युफैक्चर करते हैं डिस्पैच के लिए। जैसे देखो, जो फैक्ट्री के अंदर फिक्स एसेट्स होते हैं उनकी डेप्रिसिएशन, उनकी रिपेयर, फैक्ट्री के अंदर जो बिजली का खर्चा होता है, कोयला है, फ्यूल है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस जो फैक्ट्री के अंदर है, और उसी तरह जो उसके अंदर जो प्रिंटिंग स्टेशनरी होती है उसका खर्चा, पोस्टेज का खर्चा, टेलीग्राम, जो मतलब फैक्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न के अंदर हमारे जो खर्चे हैं, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, लुब्रिकेंट्स, कॉटन वेस्ट, फैक्ट्री सप्लाईज, वो सारे जो है बेसिकली क्या है कि वो इसके साथ आ जाते हैं कि वो फैक्ट्री के अंदर जो है खर्चे हुए हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है जो हमारा ऑफिस के अंदर होता है, जो प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू द जनरल ऑफिस एंड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिसर्च के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, सेलिंग के साथ नहीं होती। तो यहाँ पे सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं जिनका प्रोडक्शन के साथ या सेलिंग के साथ कोई लेना देना नहीं होता। तो वहाँ पे ऑफिस को जो है रन करने के जो खर्चे होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर डाले जाते हैं। जो ऑफिस रेंट है या बिल्डिंग है उसका जो रेंट है, ऑफिस के अंदर जो लाइटिंग है, हीट है, जो ऑफिस के अंदर लोग काम करते हैं उनकी सैलरीज हो गई, जो भी वहाँ पे क्लर्क्स ऑफिस के अंदर काम करते हैं, अकाउंटेंट्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, लीगल हैं, ये सारे खर्चे जो है ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर जो है आ जाते हैं। उसी तरह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखो सेलिंग जो खर्चे होते हैं वो सेल के साथ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है जो हमने कंज्यूमर तक माल पहुंचाना होता है, वेयर हाउस में रखते हैं। तो सेल, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। सेल्समैन की सैलरीज हो गया, कमीशन हो गया, शोरूम के एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, पब्लिसिटी हो गया, फैंसी पैकिंग हो गया, जो लोगों को हम सैम्पल और फ्री गिफ्ट देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस हो गई, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग हो गया, प्राइस लिस्ट हो गया, ये सारे सेलिंग के एक्सपेंसेस हैं। उसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है, वेयर हाउस रेंट हो गया, वेयर हाउस स्टाफ सैलरीज होगी, वैन का, ट्रक का जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और जो बल्क में हम पैकिंग करते हैं उस पर जो खर्चा होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर कोई लॉस होता है वेयर हाउस में तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर। अगर कोई फिनिश गुड्स वेयर हाउस के अंदर डैमेज हो जाती है तो उसका खर्चा भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही। उसी तरह क्या है कि जो हमारे पास
जो एम्प्टी, जिनके अंदर क्या होता है कि हम चीज़ों को पहुंचाते हैं, और उनकी रिपेयर करनी है या रिकंडीशनिंग है, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर ही लिए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब हमने देख लिया कि कौन कौन से खर्चे लेने हैं। अब हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से खर्चे हमने नहीं लेने। वट आर दी एक्सपेंसेस विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट। जब हमने कॉस्ट शीट बनानी है तो इन कॉस्ट को हमने कंसिडर नहीं करना। द टोटल कॉस्ट शुड इंक्लूड दोज आइटम्स ऑफ द एक्सपेंस विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो करते हैं। वो चीज़ें हमने लेनी है, जो चीज़ें हम नहीं वहाँ पे डिपिक्ट करते वो हमने नहीं लेनी। जैसे जो चीज़ कैपिटल एसेट के साथ है या कैपिटल लॉसेस के ऊपर है, या जिसको हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या जो प्योर फिनांस, जो हमने फिनांस ले रखा है उसके खर्चे हैं, वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं होते, वो हमने एक्सक्लूड करने हैं। अब हम देखते हैं ये चीज़ें बहुत रेलेवेंट है कि जो एक्सपेंसेस हमने एक्सक्लूड करने हैं प्योरली फिनांस। जब हम लोन वगैरह लेते हैं तो लोन के ऊपर जैसे इंटरेस्ट है तो वो भी हमने कंसिडर नहीं करना। उसी तरह जैसे फिक्स एसेट हमने सेल किया है तो उस पर लॉस हुआ है, कोई शेयर और डिबेंचर जो हमने रेज किए हैं तो उसके ऊपर जो डिस्काउंट है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मोर्टगेज एंड डिबेंचर ये नहीं लेना, कोई डैमेज पेबल है, कोई पेनल्टी और फाइन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और उसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस होता है, या कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र, ऑफिस के जो खर्चे हैं, या कोई मशीनरी की स्क्रैपिंग की वजह से हमें लॉस होता है, जो प्रोपराइटर है उसको फेयर रिवॉर्ड के अलावा जो एक्सेस पे करते हैं डैट इज़ नॉट आल्सो कंसिडर्ड। तो इस तरह के खर्चे जो है प्योरली फाइनेंशियल नेचर के हैं जिनको हमने नहीं लेना। और उसी तरह जो प्रॉफिट हमारे पास नेट प्रॉफिट जो आता है उसकी जो एप्रोप्रिएशन है वो भी हमने नहीं लेनी। जैसे हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करके टैक्स देके जो डोनेशन या चैरिटीज़ करते हैं या टैक्स पे करते हैं, या कोई ट्रांसफ़र टू रिजर्व है, कोई डिविडेंड पे किया है, और उसी तरह कोई एडिशनल प्रोविज़न हमने डेप्रिसिएशन के लिए की है, या कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है स्पेसिफिकली चार्ज टू रेवेन्यू, वो भी हमने इसके अंदर कंसिडर नहीं करना। राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट जैसे गुडविल है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, एडवर्टीजमेंट, प्रीलिमिनरी, जो मतलब इन एक्सपेंसेस का जो हम राइट ऑफ करते हैं, एडवर्टीजमेंट का, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर्स, ये हमने नहीं लेने। और उसी तरह जो प्योरली हमने किसी को पैसे प्योरली फाइनेंशियल इनकम है जो प्रोडक्शन या परचेज के साथ रिलेटेड नहीं है, रेंट रिसीवेबल, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट, ट्रांसफर फी रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव्ड, ये भी हमने नहीं लेना। उसी तरह जो अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन के अलावा जो हमें अब नॉर्मल गेन और लॉस होते हैं वो भी हमने कंसिडर नहीं करने। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगर वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड का दिया हुआ है तो उसको हमने किस तरह से टैकल करना है, उसको हमने किस तरह से उसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देना है तो सबसे पहले हमने प्राइम कॉस्ट से पहले हमने कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब देखो, अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हमने, क्योंकि जो हमने प्रोडक्शन किया है उसमें हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है उसकी कॉस्ट हमारे लिए रेलिवेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, जिसके अंदर क्या है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, इन दोनों को ऐड कर दो और उसके अंदर से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, तो वी विल हैव द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कि जो हमने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर के अंदर रॉ मटेरियल यूज़ किया है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। फिर उसके अंदर हमने डायरेक्ट लेबर जो है और डायरेक्ट एक्सपेंस कोई है तो वो हमने ऐड करना है, तो वहाँ पे हमारे पास आ जाता है प्राइम कॉस्ट। उसी तरह क्या है कि वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है सेमी फिनिश प्रोडक्ट होता है। अगर हमें वहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है तो देखो यहाँ पे पहले प्राइम कॉस्ट के अंदर हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, फिर उसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। तो ये जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक हमने ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक हमने माइनस करना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ जाएगी। और उसी तरह अगर हमारे पास क्या है कि फिनिश गुड का ओपनिंग और क्लोजिंग पड़ा हुआ है तो वहाँ पे देखो हमने किस तरह से करना है। अगर हमारे पास देखो क्या है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक पड़ा हुआ है
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने कैलकुलेट कर ली है। जो हमने फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट की है उसके अंदर हमने ऑफिस एक्सपेंसेस जब ऐड कर देने हैं तो हमारे पास आ जानी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वहाँ पे आप ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, तो जो चीज़ें हमने बेची हैं उनकी कॉस्ट हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। क्योंकि जो चीज़ बेची नहीं उसकी कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे तो हम देख रहे हैं ना कि हमारी जो चीज़ें हमने जो है कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना जो चीज़ें हमने सेल की है उसकी क्या कॉस्ट ऑफ सेल है, कितना उस पर प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है कैलकुलेट करनी है। तो उसी तरह यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम दी है ताकि हम इस कंसेप्ट को जो है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। देखो पहले आपने प्रॉब्लम को वहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये खर्चा जो है फैक्ट्री का है, ये खर्चा ऑफिस का है, ये खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, या ये खर्चा डायरेक्ट है। अब देखो जैसे फैक्ट्री सैलरीज हैं तो ये फैक्ट्री की सैलरीज हैं, तो ये 6500 जो है फैक्ट्री के साथ रिलेट करता है। ये ऑफिस सैलरी जो है ऑफिस का खर्चा है। कैरिज आउटवर्ड आपने याद रखना है कि देखो जो इनवर्ड है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट हमारा एक्सपेंस जो है प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो डायरेक्ट खर्चा है। जो कैरेज आउटवर्ड है वो सेल के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो उस पर जो भाड़ा पे करते हैं तो वो सेलिंग के अंदर आ जाएगा। कैरेज आउटवर्ड जो है सेल के साथ है, कैरेज ऑन परचेज जो है हमारा उसके साथ है, डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ है। और उसी तरह जो बैड डेट है ये सेल के साथ जुड़ा हुआ है। रिपेयर ऑफ प्लांट मशीनरी जो है फैक्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। अब देखो यहाँ पे रेंट एंड रेट जो है फैक्ट्री एंड ऑफिस, तो इन्होंने हमें सेग्रीगेट करके पहले ही बताए हुए हैं। और उसी तरह देखो जो जनरल एक्सपेंसेस हैं 3400, ये जो है ऑफिस का है। इनकम टैक्स हमने नहीं लेना। मटेरियल परचेज जो है ये प्राइम कॉस्ट के अंदर है। डिविडेंड जो है ये भी हमने नहीं लेना, इसीलिए मैंने इसको रेड किया है क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट है। और उसी तरह ही देखो यहाँ पे हमें सेल दे रखी है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो हम यहाँ पे पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कर कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है ये जो है उसके साथ सेल्स में सॉरी ये सेल के एक्सपेंसेस हैं। और इस तरह ट्रैवलर की सैलरी और कमीशन भी सेल्स के हैं। प्रोडक्टिव वेजेस जो है ये डायरेक्ट लेबर है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री का है। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर जो है ये ऑफिस का है। डायरेक्टर की फीस जो है वो ऑफिस का है। तो इस तरह से आप जब इस तरह से सेग्रीगेट कर लोगे तो आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। गैस एंड वाटर यहाँ पे भी हमें फैक्ट्री और ऑफिस का उन्होंने सेग्रीगेट करके बताया हुआ है। एक सैलरी है 10,000, उसके अंदर वो कहते हैं कि 3/4 जो है इसका 3/4 10,000 का 7,500 आ गया, वो फैक्ट्री में लेना है। 1/4 जो है आपने ऑफिस में लेना है। अगर इन्होंने कुछ ना बताया होता तो फिर हम इसको ऑफिस में लेते। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे पहले तो हमने कैलकुलेशन ऑफ द मटेरियल कंज्यूम, तो यहाँ पे देखो क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेज आ गया, उसके अंदर कैरेज ऑन परचेज जो है इसमें हम ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया है। अब हमने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था जो प्रोडक्टिव वेजेस है वो डायरेक्ट लेबर है। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्लस प्रोडक्टिव वेजेस, तो यहाँ पे हमारे पास 3,32,950 जो है वो प्राइम कॉस्ट आ जाती है। और यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे एक जो है अलग से भी लिख दिए हैं, फैक्ट्री के खर्चे लिख दिए हैं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। वहाँ पे भी मैंने बता दिया था, यहाँ पे भी बताया है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी का, गैस एंड वाटर का उन्होंने सेपरेटली बताया ही हुआ था। मैनेजर की सैलरी 3/4 हमने फैक्ट्री में डाल दी थी। और उसी तरह जो है फैक्ट्री की जो सैलरीज हैं, तो यहाँ पे हमने इन सबको ऐड कर दिया। तो ये हमारे वर्किंग नोट्स हैं। तो यहाँ पे ये 34,650 जो है फैक्ट्री के खर्चे हैं। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर जब हमने फैक्ट्री के खर्चे ऐड कर दिए तो हमारे पास ये फैक्ट्री की कॉस्ट आ जाती है। अब यहाँ पे हमें कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया हुआ। अगर दिया होता तो हम क्या करते, इसमें से ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करते और क्लोजिंग माइनस कर देते, तो हमारे पास ये फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती।
अब हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो ये हमारी जो है फैक्ट्री कॉस्ट है 3,67,600। और उसी तरह देखो, अब हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है। फैक्ट्री कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली है 3,67,600। तो उसके अंदर हम उन्हें ऑफिस के एक्सपेंसेस जो है ऐड करने हैं। जनरल ऑफिस सैलरीज है, रेंट है, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर है, डायरेक्टर का फीस है, गैस एंड वाटर हमें सेग्रीगेट करके बताया हुआ था। मैनेजर की सैलरी जो है हमने उसके अंदर जो है 1/4 जो है उसके अंदर जो बेसिकली जो मैनेजर की सैलरी है वो 2500 है। इसको एक बार मैं ऐसे कर देती हूँ, ये थोड़ा सा ये जो है जनरल ऑफिस सैलरी जो है 12,600 है, रेंट जो है 2000 है, और उसी तरह डेप्रिसिएशन फर्नीचर जो है 300 है, डायरेक्टर फीस 6000 है, गैस एंड वाटर जो है 400 है, मैनेजर की सैलरी जो है वो 2400 है, क्योंकि 1/4 लेनी थी ना हमने, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस जो है हमारे 3400 है। तो ये हमने सारा कैलकुलेट कर लिया, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है 3,94,800। और उसके अंदर हमने सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डाल दिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डाल दिए, कमीशन ऑफ ट्रैवलर्स डाल दिया, कैरेज आउटवर्ड डाल दिया, बैड डेट्स डाल दिया, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से क्या है कि देखो, यहाँ पे इन्होंने हमें टोटल यूनिट्स के बारे में नहीं बताया हुआ। अदरवाइज़ क्या है कि अगर टोटल यूनिट्स बताए होते तो हम वहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट को भी कैलकुलेट करके बता देते। तो इस तरह से देखो, प्राइम कॉस्ट, एट फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट आ जाती है, ऑफिस एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दो तो कॉस्ट ऑफ सेल। सेल हमें दे रखी है, तो सेल के अंदर से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दी तो वो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से कॉस्ट शीट जो है हमने बना के एग्ज़ाम के अंदर आनी है।